नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं, जहां से आपके आने वाले यूपीआरओ यूपी पेट 2023 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह वीडियो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी में। और कब किया गया है? तो 23 सितंबर 2023 को। आगे देख लेते हैं, इस स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान भवन के नाम से। तो पुराने संसद भवन को अब संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। अगला है, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो 3 सदस्यीय। और इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली कैंट में। तो अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन दिल्ली कैंट में किया गया है। अगला है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो गुरबीर पाल जी द्वारा इसका उद्घाटन जी किया गया है, जो कि महानिदेशक एनसीसी के हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 21 से 25 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 21 से 25 सितंबर ग्रेटर नोएडा में। अगला है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो पहला संस्करण है इसका, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो पहले संस्करण आयोजित किए जाते हैं राज्यों में, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, वायुसेना का 43वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया? तो 20 सितंबर 2023 को वायुसेना का 43वां वार्षिक दिवस मनाया गया। अगला है, नदी उत्सव 2023 कब आयोजित किया गया? तो 22 से 24 सितंबर 2023 को नदी उत्सव आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, 22 से 24 सितंबर को नदी उत्सव। और यह नदी उत्सव का कौन सा संस्करण है? तो चौथी बार आयोजित किया गया है। अगला है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और है, इसके आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन और जनपद संपदा प्रभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया है। और यह कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है? तो यह ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है। लगभग कितने फीट ऊंची है? तो 108 फीट ऊंची है लगभग। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आदि शंकराचार्य किस सदी के महान दार्शनिक थे? तो ये आर्ट और कल्चर से जैसे या हिस्ट्री से जुड़ता हुआ प्रश्न रहेगा। 8वीं शताब्दी के यह एक महान दार्शनिक थे। अगला है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है? तो 20 से 21 सितंबर INS सह्याद्री ने भाग लिया है। अगला है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है पणजी गोवा में। तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी गोवा में आयोजित किया गया है। चलिए इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। लाइट हाउस महोत्सव, याद रखिएगा, लाइट हाउस महोत्सव गोवा में, और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही है ऑफिसर डेस्क सिस्टम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑफिसर्स डेस्क सिस्टम। अगला है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 20 सितंबर 2023। अगला पॉइंट है इसी का, इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 21 सितंबर, यानी कि अगले ही दिन इसको राज्यसभा में पारित कर दिया गया। और यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो विधेयक मतलब बिल, एक्ट नहीं है। जब तक यह पारित नहीं हो जाता राष्ट्रपति से तब तक यह बिल कहलाता है, यानी कि 128वें क्रम का यह विधेयक है। इस विधेयक का शीर्ष क्या है? तो नारी शक्ति वंदन विधेयक इस विधेयक का शीर्ष है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम। तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC जिसे बोलते हैं, DMRC इसका शॉर्ट फॉर्म में है, तो इसके साथ इसको समझौता किया है। अगला है, किसने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण GCES के लिए प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो मनोज आहूजा। राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत कब हुई? तो 18 सितंबर को। अगला देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, और 1/3 सदस्य हर 2 साल में अपना कार्यकाल समाप्त करते हैं। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और अगला पॉइंट है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान कितने स्थानों पर संचालित किया गया? तो 79 स्थानों पर संचालित किया गया। अगला है, यह अभियान कितने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया है? तो इसका सही जवाब है क्रमशः 8 और 4। तो 8 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह अभियान संचालित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशोक लेलैंड ने एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यह समझौता किया है। यह इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये जो बस संयंत्र इकाई है एक इलेक्ट्रिक वाली, वह लखनऊ में स्थापित की जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-कोड चरण 3 को कितने वर्ष की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 4 वर्ष। अगला है, इस चरण का वित्तीय परिव्यय कितना है? तो 7,210 करोड़ रुपए इसका परिव्यय है। और इस चरण का मुख्य कार्य क्या होगा? तो न्यायपालिका के डिजिटल ढांचे को उन्नत करना। तो निचली न्यायपालिका के डिजिटल ढांचे को उन्नत करना इसका मुख्य कार्य होगा। अगला है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट अभिनंदन। अगला है, यह प्रोजेक्ट कितने हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है? तो 16 हवाई अड्डों पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उसके बाद स्किल ऑन व्हील पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में स्किल ऑन व्हील पहल लॉन्च की गई है। उसके बाद इस पहल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। और ये पहल कौन सी है? स्किल ऑन व्हील। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इस पहल को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो NSDC और इंडसइंड बैंक। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके उत्कृष्ट या विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम। याद रखिएगा, असम की यह उत्कृष्ट पुरस्कार है या फेलोशिप है, तो असम के मुख्यमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह सिंगापुर की एक शीर्ष फेलोशिप है, सिंगापुर की। अगला है, इस फेलोशिप का नाम क्या है? तो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। तो इसका नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इस समय असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला है, किस राज्य ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की है? तो हरियाणा। तो हरियाणा में बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 50,000 रुपये इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अनुदान दिए हैं। तो इस योजना का लाभ ये होगा कि जो लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं वो इस अनुदान को प्राप्त कर सकती हैं जब वह इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदेंगी। अगला है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए यह योजना प्रारंभ की है। इस योजना को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना हेतु लगभग कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए धनराशि आवंटित की गई है। अगला है, इस योजना का क्रियान्वयन कब से कब तक किया जाएगा? तो 2023-24 से 27-28 तक इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने किसके लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस सांख्यिकी के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? अगला है, इसका विकास किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो जो ये पोर्टल किस सांख्यिकी को लॉन्च किया गया है इसका विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए अगला पॉइंट है, विश्व की कौन सी सबसे बड़ी MECE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन सी सुविधा है? तो ये यशोभूमि सुविधा है जिनका नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है या उद्घाटन किया गया। उसके बाद MICE। तो MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां, यह इसका पूर्ण रूप है। उसके बाद इसका बैठक कहाँ किया गया है? तो द्वारका नई दिल्ली में इसकी बैठक की गई है। इसे कितने करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है? तो इसे 5400 करोड़ लागत से विकसित किया गया है। यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो शांति निकेतन। तो याद रखिएगा, यूनेस्को ने शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। शांति निकेतन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला है, यह भारत का कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो 41वां इसका विश्व धरोहर स्थल है। उसके बाद शांति निकेतन में स्थित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय इसका नाम है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना को आधारशिला रखी गई? तो इसके बाद इसका सही जवाब क्या है? बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में
एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी गई। अगला है, इस परियोजना की लागत क्या है? तो 50,000 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है, 50,000 करोड़ रुपए। अगला है, नई शिक्षा नीति के तहत अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह भर में कितनी घंटे पढ़ाई होगी? तो मात्र 29 घंटे पढ़ाई होगी। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आयुष्मान भव अभियान कब से प्रारंभ किया गया है? तो 17 सितंबर 2023 से। अगला है, उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान कब तक चलेगा? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक। अगला पॉइंट है, माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है? तो 14 सितंबर 2023 को उड़ीसा में। तो याद रखिएगा, माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है? तो उड़ीसा में। अगला है, दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो दिव्य कला मेले का आयोजन वाराणसी में किया गया है। उसके बाद इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री ने कहाँ 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो बीना मध्य प्रदेश में 50,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी है। अगला है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बीना रिफाइनरी में रखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं, पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो नर्मदापुरम में। उसके बाद मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? रतलाम। तो मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? रतलाम। अगला है, केंद्र सरकार ने कितनी वस्तु और सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है? तो 31। तो केंद्र सरकार ने 31 वस्तु एवं सेवा कर पर अपीली न्यायाधिकरण पीठ स्थापित करने पर अधिसूचना जारी की है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 6,350 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं देश को समर्पित की हैं? तो इसका सही जवाब है रायगढ़, छत्तीसगढ़। अगला है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 9 इसका सही जवाब है। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी है। अगला है, आपदा प्रबंधन के लिए अखिल भारतीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। यह परीक्षण कैसे किया जाएगा? तो स्मार्टफोन पर संदेश भेजकर। उसके बाद, किस राज्य ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक सहायता की योजना शुरू की है। उसके बाद, इस योजना का नाम क्या है? तो कलैगनार, मगलियर और उदीमाई थोगाई थित्तम इस योजना का नाम है। अगला है, रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। उसके बाद, इस बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई राशि कितनी है? तो 45,000 करोड़ रुपए। इस बैठक में जो स्वीकृत राशि है 45,000 करोड़।
उसके बाद मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तीसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है इंदौर। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है मत्स्य संपदा जागृति विभाग। अगला है मत्स्य संपदा जागृति विभाग अभियान कब से कब संचालित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक, लगभग 6 माह तक ये आयोजित किया जाएगा। अगला है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? 10 सितंबर 2020 को। और इस योजना की कार्यावधि कब है? तो 2021 से 2025 तक इसकी कार्यावधि है। अगला है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है नवी मुंबई, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? 14वां संस्करण। अगला देख लेते हैं इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया गया। उसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1990 में हुई। भारतीय मसाला बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? 26 फरवरी 1987। तो 26 फरवरी 1987 में इनका गठन हुआ था। उसके बाद यह गठन किन 2 संस्थानों के विलय स्वरूप हुआ था? तो इसका सही जवाब है इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय मसाला बोर्ड कहाँ मुख्यालय है? भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोच्चि में। अगला देख लेते हैं भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान आज कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है इडुक्की, केरल में। किस रेलवे स्टेशन को IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर 2023। इसका सही जवाब है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगला है यह प्रमाणन किस रेटिंग के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्लैटिनम रेटिंग। उसके बाद यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। उसके बाद IGBC का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अगला है